चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को पता है छंद प्रकरण आपका चल रहा था और हम मात्रा यहाँ पे गिनना सीख रहे थे कि मात्राओं को यहाँ पे कैसे काउंट किया जाता है। तो जितने भी यहाँ पर विद्यार्थीगण हैं थोड़ा यहाँ पे देखना, मात्राओं में एक नया कंसेप्ट भी आजकल आपको देखने के लिए मिल रहा है और छंद में जो सबसे नया अपडेट जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चा जो करता है वो यहाँ पे 4 लाइन देखता है, 4 लाइन में तुक देखता है। लेकिन आजकल जो ऑनलाइन पेपर हुआ है, ऑनलाइन पेपर में यहाँ पर क्या सीधी सीधी लाइन दे देता है, बीच में यहाँ पर पूर्ण विराम लगा के, कोमा लगा के। अब क्या होता है जब सीधी सीधी लाइन दे दी जाती है, एक ही लाइन में यहाँ पे चारों पद जोड़ दिए जाते हैं, एक ही लाइन में दोनों पद जोड़ दिए जाते हैं, एक यहाँ पे दो दल एक साथ दे दिए जाते हैं, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। उन सारी चीजों को यहाँ पे हम बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर दिया है मात्राओं में। कल हमने देखा था कि जो यहाँ पर आपके कटे हुए वर्ण थे उनको कैसे गिनते हैं, रपार की मात्रा को हम कैसे गिनते हैं, ठीक है ना। आज हम देखेंगे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन वर्ण जैसे छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, इनमें अगर मात्रा हमको देखनी है तो कैसे देखेंगे भैया? मतलब यहां पर इनसे पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाएगा, इनसे पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा लाडलो? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों से यहां पर पूछा जाएगा तो जो आपका छात्रा ज्ञा श्रा है और अगर इनसे पहले कोई वर्ण है तो वो वर्ण यहां पर कैसा हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दीर्घ। कैसे? जैसे मान लो आपको यहां पर एक शब्द दिया गया है, जैसे मान लो अज्ञ दिया है। अब देखो ये जो आपका यहां पर ज्ञा होता है, ज्ञा की बात करें तो ये बनता कैसे है? जा प्लस या से। अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, किसी को कोई डाउट है क्या? जैसे आपका यहां पर मान लो आपको त्रा बनाना है तो त्रा को कैसे बनाओगे? ता प्लस रा से बनाओगे। तो ये यहां पर क्या होगा? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। जैसे आपने यहां पर छा बनाया तो छा को कैसे बनाओगे आप लोग? का प्लस सा से बनाओगे। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जैसे आपने श्रा बनाया, श्रा को कैसे बनाते हैं? शा प्लस रा। तो मैं इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, अब देखो अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अज्ञ दिया है, अच्छा मैं इस अज्ञ को अगर ऐसे लिखूं तो यहां पर किसी को कोई डाउट है क्या? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब मात्रा आप लोग इसमें आराम से देख लोगे। कैसे? इसमें यहां पर देखो, इसमें एक मात्रा ही कटा हुआ इधर जुड़ गया, कितना हो गया? 2। या फिर डायरेक्ट याद रखना छात्राज्ञा में अगर मान लो ये छोटा है तो इसमें एक मात्रा हो जाएगी, अगर मान लो ये ज्ञा बड़ा होता तो 2 मात्रा हो जाती। तो इसमें कटा हुआ वर्ण हमेशा इससे पहले जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो हाउ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे समझना, आप लोगों को यहां पर एक शब्द दिया गया है जैसे सक्षम। अब ये जो शब्द है आपका, इसमें यहां पर देखना मैं इस सक्षम को ऐसे भी लिख सकता हूं, तो यहां पर देखना ये तो ये वाला रूप बता दिया बिल्कुल सिंपल, लेकिन आपको लिख के कैसे देगा? इस तरीके से देगा एग्जामिनर। जब इस तरीके से यहां पर लिख के देगा तो आप लोग आंसर कैसे लगाओगे भैया? ये बताओ, माँ में कितना हो गया? 1 हो गया। छा में कितना हो गया? 1। इसमें जो का कटा हुआ है वो इधर जुड़ जाएगा तो यहां पर कितना हो गया? 2। या इससे लगा लो 1, इसमें 1, ये इधर जुड़ गया, कितना? 2। तो आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, मतलब छात्रा ज्ञा श्रा से पहले वाला जो वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। एक और शब्द यहाँ पे थोड़ा अच्छे लेवल का समझना। अब आपको दिया है क्षत्रिय, ठीक है। अब देखो इसमें यहां पर याद रखना, या में 1। अब देखो त्रा में कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो ता इधर जुड़ेगा क्योंकि ई की मात्रा है तो 1 ही होगा, ता इधर जुड़ जाएगा तो ये 2। अब इसका इधर जुड़े या ना जुड़े, क्योंकि इससे पहले कोई वर्ण ही नहीं है तो मामला खत्म हो जाएगा। भैया, मामला खत्म हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अज्ञ में कटा हुआ कहाँ है? ये तो रहा,
ये ज्ञा जो है ना, इसको आप कैसे लिखते हो? जा प्लस इया से ही तो लिखते हो। बोलो यहां पर कैसे लिखते हो? जा प्लस इया से ही तो लिखते हो भैया। हाँ, ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो आपको यहां पे दिया गया है, आपको यहां पे दिया गया है, आपको दिया गया है विश्राम। अब विश्राम दिया है तो इसमें एक, यहाँ ये बड़े आ की मात्रा 2। अब देखो इसका यहाँ पे ये जो कटा हुआ सा है वो इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लाड़ लो, क्या हो जाएगा? 2। तो ये आपका यहाँ पे संयुक्त वर्ण छात्रा ज्ञा का कंसेप्ट था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। थम्स अप करके बताइएगा। गुड मॉर्निंग भैया। चलो, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। इसके बाद यहां पर देखना, इसके बाद यहां पर देखना, कुछ आपके यहां पर आप लोगों ने यहां पे पढ़ा भी होगा। हाँ, आप लोगों ने यहां पर पढ़ा भी होगा, म्या लिया न्या, ये पढ़ा है म्या लिया और न्या। समझना भैया, यही एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा भ्रमित करेगा, याद रखना भैया। जब यहां पर हा के साथ कटा हुआ वर्ण क्या है? नाला मा। तो जब यहां पर हा के साथ या तो ना कटा हुआ आ जाए, या ला कटा हुआ आ जाए, या मा कटा हुआ आ जाए, तो इनसे पहले वाले वर्ण, इनसे पहले वाले वर्ण, इनसे पहले वाले वर्ण पर कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये याद रखना, ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा भैया। देखना, जैसे आपको दिया गया है कुम्हार, सुना है कि नहीं सुना भैया? सुना है कि नहीं सुना? एक आप लोगों ने यहां पे देखा होगा जैसे कन्हैया देखा होगा, एक आप लोगों ने यहां पे जैसे मल्हार, एक देखा होगा आप लोगों ने कन्हैया, एक देखा होगा नन्हे। सुनना, अब देखो इसमें यहां पर एक मात्रा, इसमें यहां पर क्या? 2। अब ये कटा हुआ वर्ण है ना, ये नहीं जुड़ेगा इधर, एक ही रहेगा इसमें। क्यों? क्योंकि अपने आप में यहां पर नियम होता है। हाँ, ये यहां पर अपने आप में एक नियम होता है कि जब यहां पर हा के साथ मा ला और न्या, मा ला और ना, ये कटे हुए वर्ण अगर जुड़े हुए हैं तो यहां पर उससे पहले वाले वर्ण पे कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। बिल्कुल भैया। सर जी हमें वर्ग 2 के प्री के लिए ऑनलाइन कोर्स चाहिए। हाँ, तो एप्लीकेशन पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। देखो इसमें कितना हो गया लाड़ लो? 1। यहाँ पे बढ़िया की मात्रा 2। अब देखो ये कटा हुआ नहीं जुड़ेगा, इसमें एक ही रहेगा, इसमें एक ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे इसमें 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, मामला क्लियर हो गया, मामला क्लियर हो गया। नन्हे में यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 ही रहेगा आपका। तो जब भी आप लोगों से यहां पर पूछा जाएगा, जब भी आप लोगों से यहां पर पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार से होता है, तो ये वाला नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों ने यहां पर देखा होगा, आप लोगों ने यहां पर देखा होगा, जब भी पूछा जाता है तो ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं। अब कहीं पे ऐसा शब्द दे दिया, अब कहीं पे ऐसा शब्द दे दिया तो मामला क्या हो जाएगा भैया? गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, इसमें यहां पे बेटा 2 होगा, ये बड़ा है ना, 2 हो जाएगा, यहां ISI होगा। ठीक है ना? नहीं बेटा। चलो ये बताओ, ये चीज समझ में आई? कुम्हार को, कुम्हार में कुछ नहीं, 1 ये बड़ा है की मात्रा तो 2, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा, इसका कोई लेना देना नहीं है। हा के साथ जो कटा हुआ वर्ण है उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ जाओ। हाँ चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए भैया। हाँ, इसके अपवाद हैं भैया 2। इन अपवादों को बस याद रखना, ये कहीं मिलेंगे नहीं आपको अपवाद, लेकिन लिख लो। एक अपवाद में आप लोगों ने कुल्लड़ पढ़ा होगा, दुल्हन पढ़ा होगा कभी, दुल्हन। एक पढ़ा होगा कुल्हड़,
सुना है कि नहीं सुना भैया, एक बार थम्स अप कर दो देखना। अब देखो ये अपवाद है, ये दो ही अपवाद है, बाकी जो भी आएगा ना सब में ऐसे ही लगाना नियम, लेकिन यहां पर एक एक और ये दो, ये जुड़ जाएगा इधर, ये जुड़ जाएगा, एक एक और दो, ये दोनों अपवाद कहीं लिख लेना बस, बाकी कुछ नहीं करना। हाँ बिल्कुल भैया, तो जब भी आप लोगों को यहां पर दिया जाएगा, जब भी आप लोगों को ऐसा कंसेप्ट दिया जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, नहीं बेटा इंदौर है अभी, तो जब भी आप लोगों को एक कंसेप्ट दिया जाएगा, दुल्हन दिया है तो यहाँ पर एक हो गया, इसमें भी एक, ये ला इधर जुड़ गया तो दो हो गया, ये डा एक एक, ये वही पुराना वाला नियम घिसा पिटा वाला, तो ये तो सबको पता, लेकिन ये दोनों अपवाद हैं, लेकिन ये आते नहीं है। आते कौन से, ये वाले, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चे के दिमाग में पहले से ही सेट रहता है, अच्छा ये ला आ गया, कटा हुआ इधर जोड़ दो भैया, अरे कटा हुआ इधर जोड़ने में पता है, हाँ नेतागिरी खत्म हो जाएगी अपन लोगों की, ठीक है ना। राधे राधे भैया, लिख लो सभी, लिख लो भैया सभी। अपवाद रहते हैं हर चीज में, दोनों याद कर लेना, बाकी सब में यही वाला नियम लगेगा ज्यादातर। अब बेटा यहां पर ये मात्राओं वाला क्रम तो आपका हो गया है, मात्राओं वाला क्रम तो आपका हो गया है। अब आप लोगों को यहां पर क्या करना है, एक और देख लो, एक और यहां पे देख लो, जैसे मान लो आपको द्वार दिया है, ठीक है ना, आपको यहां पर दिया गया है उद्धार, लेकिन लिख के ऐसा देगा बेटा, आपको दिया गया यहां पर पद्धति, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पद्धति, ठीक है ना, समझना। अब देखो द्वार को अपन करना है तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं द्वार, क्योंकि ये जो नीचे वाला वर्ण होता है वो बाद में आता है, ये नीचे वाला वर्ण पूरा होता है भैया, ये जो पूरा दिख रहा है वो आधा, इस पे आ की मात्रा ये ऐसी तो बनेगा द्वार। जैसे यहां पर ये उद्धार दिया है तो धा इसमें पूरा है, इसमें यहां पर आपका धा पूरा है, दा आधा है, तो आप लोगों को इसमें कैसे याद करना है, कैसे यहां पर इसको समझना है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिएगा लाडलो, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अब आप लोग यहाँ पे इसमें मात्रा काउंट करना, तो देखो यहाँ पे राम है एक हो गया, इसमें यहाँ पर कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है ना, एक ऐसी तो दो, इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी क्योंकि इससे पहले कुछ है ही नहीं। जैसे मान लो आपको दिया है रा, तो एक, इसमें कितना दो, अब ये इधर यहाँ पे जुड़ जाएगा भैया, तो कितना हो गया, दो हो गया, कितना हो गया, दो हो गया लाडलो, कितना हो गया, दो। जैसे मैंने इसका एक और रूप ये वाला आएगा एग्जाम में, यहाँ एक यहाँ दो, अब ये धा नहीं जुड़ेगा, दा जुड़ता है, लेकिन आप लोग सीधा धा भी जोड़ सकते हो याद रखने के लिए, लेकिन वास्तव में क्या जुड़ेगा, दा, तो इधर कटा हुआ जुड़ जाएगा तो कितना, दो। अब देखो यहाँ पर ती में कितना, एक, धा में एक, ये दा इधर जुड़ेगा तो कितना हो गया, दो हो गया, कितना हो गया, दो। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई सभी को, ये आपका मुद्दा है भाई साहब, ये आपकी मात्रा वाला कंसेप्ट खत्म होता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी कोई भी डाउट है, नहीं है, एक बार थम्स अप करेंगे भैया, किसी को कोई भी डाउट हो तो थम्स अप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसमें नया थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आज यहां पर हम पूरा बेसिक जो इसका यहां पर कंसेप्ट है वो समझ लेंगे, जो भी यहां पर आपका प्रारंभ से लेके बिल्कुल आपका यहां पर जो बोलते नहीं जीरो से हम लोग समझ रहे हैं चीजों को, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद यहां पर आता है जैसे गण। अब देखो भैया गण होते क्या है, मुद्दे की बात तो ये होती है कि गण का कंसेप्ट होता क्या है सर, यही तो आपको समझा रहा हूं भैया। गण का मतलब यहां पर समझना आप लोग, ये गण आप लोगों ने सुने होंगे, गण का अर्थ होता है समूह होता है, क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, समूह। अब देखो यहाँ पे छंद शास्त्री लोग क्या कहते हैं कि छंद शास्त्र में यहाँ पर क्या होता है, तीन अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है, तो याद रखना यहां पर हम लिख सकते हैं तीन अक्षरों का समूह, तीन अक्षरों का जो समूह होता है उसे ही गण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। और इसका प्रयोग यहां पर किसके लिए, इसका प्रयोग वाणिक छंद में होता है, किस में होता है,
तो वार्णिक छंद में इसका प्रयोग होगा केवल, मात्रिक में नहीं होगा भैया। मात्रिक में गणों की आवश्यकता नहीं होती है, गणों की आवश्यकता नहीं होती है भैया। हाँ, तो जब भी पूछा जाएगा कि गणों का प्रयोग यहाँ पे मात्रिक छंद में होता है या वार्णिक छंद में होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका प्रयोग यहाँ पर वार्णिक छंद में होता है। इसका एक और नाम है भैया, यूपी जालौन बुंदेलखंड वर्ग 3 सही। चलो बहुत बढ़िया, खुश रहिएगा। अब देखो यहाँ पर इसका एक और नाम होता है, इसे त्रिअक्षरी भी कहा जाता है। शुक्ल जी ने इसका नाम त्रिअक्षरी भी रख दिया था। जैसे कई जगह आपको समूह दे देगा लिख के, कई जगह आपको यहाँ पर त्रिअक्षरी दे देगा, कई जगह आपको यहाँ पर गण दे देगा। तो जैसा भी देगा आप लोग याद रखना, ठीक है ना? ठीक है ना भैया, खुश रहिएगा। हेमू यादव जी, बहुत बढ़िया। अब देखना, अब आपको यहाँ पर जो मुद्दा दिया है हम इसको थोड़ा समझते हैं। गणों को याद करने के लिए आपने देखा होगा गणों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, आप लोगों को पता होगा इनकी संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 8 गण होते हैं। कितने होते हैं भैया? 8 गण होते हैं। अब देखो यहाँ पे 8 गण कौन कौन से होते हैं, तो एक फार्मूला याद करना, कौन सा? यमाता, यमाता, राजभान, सलगा। तो याद रखना यहाँ पर यमाता, राजभान, सलगा आपने याद कर लिया तो 8 के 8 गण आपको मिल जाएंगे। और ये कैसे मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ पर पहला पहला वर्ण केवल याद रखना। इसका यहाँ पर इस वाले में यमाता, राजभान, सलगा में से क्या करेंगे, पहला वर्ण आप लोग याद रखना। तो पहला इसमें क्या है, या। दूसरा वर्ण क्या है भैया, मा। तीसरा वर्ण क्या है इसमें, ता। चौथा वर्ण क्या है इसमें, रा। पांचवा वर्ण क्या है इसमें, तो भैया जा। छठवा वर्ण क्या है इसमें, तो भा। सातवां वर्ण यहाँ पर क्या है इसमें, सातवां वर्ण क्या है इसमें, तो ना। और आठवां वर्ण क्या है इसमें, तो सा है भैया। तो याद रखना यहाँ पर अपने पास यहाँ पर अपने पास कितने हो गए, 8 वर्ण हो गए। और ये बताओ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग गण ही तो पढ़ रहे हैं, हम लोग गण ही तो पढ़ रहे हैं। पीछे इसमें गण जोड़ते जाओ, यगण, ये हो गया मगण, ये हो गया तगण, ये हो गया रगण, ये हो गया जगण, ये हो गया भगण, ये हो गया भगण, ये हो गया नगण, ये हो गया सगण। तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग के 8 वर्ण ले लिए, तो प्रारंभ के 8 वर्णों को हमने अलग अलग करके लिख दिया, तभी तो बना यमाता, राजभान, सलगा। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा समझना आप लोग, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर जो छंद है यमाता, राजभान, सलगा, मतलब यहाँ पे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, कितने हो गए, 8 हो गए। हाँ, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, कितने हो गए, 8। एक सांस में भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पर याद रखना, अब इसमें मात्रा भी पता होना चाहिए। गण तो हो गया भैया, यगण हो गया, मगड़ हो गया, तगड़ हो गया, रगड़ हो गया, जगड़ हो गया, भगड़ हो गया, नगड़ हो गया, सगड़ हो गया। तो आपके यहाँ पर 8 के 8 गण तो हो गए, लेकिन अब इसमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, मात्राएं पता होना चाहिए। तो मात्राओं के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यगण को देखना। तो यगण के लिए एक शब्द बनेगा, पूरा ले लेना 3 अक्षर का। तो यगण में यहाँ पर क्या बना भैया, यमाता शब्द बना। कौन सा बना, यमाता। अब मान लो मगड़ है, तो फिर यहाँ पर मगड़ के लिए माँ को लो और आगे के 2 और बढ़ा दो, तो ये क्या बन गया, मातारा बन गया। क्या बन गया, मातारा। तगड़ के लिए क्या करना, ताराज बनेगा। क्या बनेगा, तगड़ के लिए ताराज बनेगा। अभी मात्रा निकल आएंगे। रगड़ के लिए क्या बनेगा, राजभा। तो यहाँ पर रा को ले लो, झा को ले लो और भा को ले, राजभा। जा के लिए यहाँ पर जवान बन गया। क्या बन गया भैया, तो ये जवान बन गया। भगड़ के लिए यहाँ पर भानस बन जाएगा, क्योंकि भा को लेना है, आगे का 3 अक्षर का शब्द बनाना है, तो भानस बनेगा। ना से यहाँ पे नसल, सा से सलगा, तो यहाँ पर ये नसल हो गया और ये यहाँ पे सलगा हो गया। अब ये जो शब्द हमने बनाए हैं ना, ये जो शब्द हमने बनाए हैं ना, इनको यहाँ पर क्या करना है भैया, हाँ इनको यहाँ पर क्या करना है भैया, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। इनको यहाँ पर मात्रा में बदल दो। ये बताओ, ता में कितनी मात्रा, 2। माँ में कितनी, 2। या में कितनी, 1। इनमें सब में 2 2 2, ठीक है ना? इनमें सब में 2 2 1, यहाँ 2 1 2। देखो जवान में देखो, ना में 1, भा में 2, फिर 1, भानस में 2 1 1, नसल में 1 1 1, सलगा में 1 1 2। यही तो मात्रा बनेगी आपकी, यही तो मात्रा बनेगी आपकी। हाँ, स्कूल से पढ़ रहे हैं सर, यमाता, राजभान, सलगा। कुछ नहीं, आगे के वर्ण ले लिए, बना दिया है,
हाँ बिल्कुल, ट्रिक जो होती है ना वही चल रही है। जैसे ये अगड़ मगड़ तगड़ में आगे आगे के वर्णों को लेके ही हमने यहाँ पे यमाता राजवंश लगा, यमाता राजवंश लगा। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो भैया, अब देखो ये आपके क्या हो गए लाडलो, गण हो गए। अब यहाँ पर ये जैसे ही गण बने, जैसे ही आपके ये गण बने, अब आप लोगों को मान लो शब्द दे दिया जाएगा कि बताइएगा इस शब्द में कौन सा गण होगा, इस शब्द में यहाँ पर कौन सा गण होगा। तो सुनिएगा आप लोग, मान लो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम ले दिया जाए, किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर नाम ले दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति का नाम ले दिया, जैसे मान लो आप में से ही किसी का नाम उठा लेते हैं, आप में से ही यहाँ पे किसी का नाम उठा लेते हैं। ठीक है भैया, आप में से ही किसी का नाम उठा लेते हैं। चलो भैया, आप में से ही किसी का नाम उठा लेते हैं, आप में से नाम उठाया यहाँ पे, लो भैया आकाश। चलो भैया, आकाश में कौन सा गण होगा, तो मात्रा लगानी पड़ेगी। देखो दो दो एक, दो दो एक किस में भैया, तो यहाँ पे आकाश में क्या हो जाएगा लाडलो, तगड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तगड़। जैसे मान लो यहाँ पर और भी नाम है, सुनील नाम है एक, सुनील में देखो भैया, सुनील की बात करें तो सुनील में क्या होगा, एक दो एक। तो एक दो एक देखो कहीं पर है क्या, एक दो एक, देखो ये रहा एक दो एक, मतलब यहाँ पर जगण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जगण हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर और भी नाम है भैया, इसमें और भी नाम है, लो भैया यहाँ पर जैसे मान लो नीलम लिख दिया, तो नीलम में यहाँ पर एक एक दो, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दो एक एक, दो एक एक, मतलब यहाँ पे भगड़ हो गया, भगड़ हो गया, भगड़ हो गया भैया। ठीक है ना, भगड़ हो गया। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने लिखा भावना, भावना, तो दो एक दो, तो यहाँ पर दो एक दो किसमें, रगड़, तो इसमें क्या हो जाएगा, रगड़। अब ऐसे ही मान लो आपको पंक्तियां दी जाएंगी, हाँ ऐसे ही आपको पंक्तियां दी जाएंगी, तो पंक्तियों में आप लोगों को ये लगाना है, मात्राओं के हिसाब से मात्रा लगा देनी है। तो मात्राओं से आपको समझना पड़ेगा कि इसमें है क्या, मात्राओं से आपको समझना पड़ेगा कि इसमें यहाँ पर है क्या, यगड़ है, मगड़ है, तगड़ है, रगड़ है, जगड़ है, भगड़ है, नगड़ है, सगड़ है, जो भी है। ठीक है ना, ठीक है ना भैया, हाँ बहुत बढ़िया। राधे राधे भैया सभी को। ये वार्णिक छंद हैं, वार्णिक छंद में ही इनका प्रयोग होता है, क्योंकि आप लोगों को शब्द दिए जाते हैं, शब्दों पे हम मात्रा लगाते हैं, फिर मात्रा से पता करते हैं, इसीलिए वार्णिक छंद थोड़ा कठिन होता है भैया। जैसे एक यहाँ पे पंक्ति समझना आप लोग, एक यहाँ पे पंक्ति आप लोग समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो एक पंक्ति आप लोग याद रखिएगा यहां पर, चलो इसमें क्या, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11, अब देखो 11 वर्ण हो गए। अब आप लोग आगे से तीन तीन का कंसेप्ट बनाओ, आगे से आपने तीन तीन का कंसेप्ट बना लिया। अब देखो इसमें यहाँ पे अंत में क्या आ गया, अंत में तो दो गुरु आ गए, इनको हटा दो, ये दो गुरु हो गए। इधर देखो एक दो एक, फिर यहाँ पे एक दो दो, फिर यहाँ पे एक दो एक, तो देखो यहाँ पर ये आपके कुछ गण बन रहे हैं। एक दो एक मतलब यहाँ पर ये जगड़ हो गया, ये आपका क्या बनेगा भैया, जगणी तो बनेगा, एक दो एक मतलब जगणी तो होता है। अब देखो यहाँ पर आप लोग याद रखना, यहाँ पर आप लोग याद रखना ये कौन सा बनेगा भैया, तो ये यहाँ पर कौन सा बनेगा, भानस बनेगा, भगड़ बनेगा, रगड़ बनेगा, तगड़ बनेगा। बोला सर नहीं पता, तो भैया दो दो एक में देखो कौन सा बनेगा, ताराज बनता है, ताराज बनता है, तो यहाँ पर क्या बन गया, तगड़ बन गया। तो जगड़ तगड़, जगड़ तगड़, ये भी जगड़ हो गया आपका। तो जगड़ तगड़ जगड़ अंत में दो गुरु आ गए, जगड़ तगड़ जगड़ अंत में दो गुरु आ गए। तो भैया यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया इसको। अब इसमें देखना पड़ेगा, जिस ऐसे छंद जिसकी पंक्तियों में 11 वर्ण होते हैं, अंत में दो गुरु होते हैं, जगड़ तगड़ जगड़ का कंसेप्ट होता है, उसे कौन सा कहा जाता है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, कमेंट करके बता दो, नहीं तो समझ लेंगे इसको। चलो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। हाँ अब आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, डन। देखना भैया,
अब आप लोगों ने यहाँ पर ये गण वगैरह सब पढ़ लिए। अब थोड़ी सी एक चीज आप लोग यहाँ पर क्या करना, कल से हम यहाँ पर छंदों को स्टार्ट करेंगे, छंदों को कल से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो छंद शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ आप लोग यहाँ पर याद रख लो, छंद शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ यहाँ पर आप लोग याद रख लो। तो यहाँ पर याद रखना छंद शास्त्र के ग्रंथ, बस इसको आप लोगों को रटना पड़ेगा। छंद शास्त्र के ग्रंथ याद करना पड़ेगा, रटना नहीं है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमने अलंकार शास्त्र के क्या देखे थे हमने, तो अलंकार शास्त्र के हमने ग्रंथ देखे। रस शास्त्र के भी ग्रंथ होते हैं, छंद शास्त्र के भी ग्रंथ होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखना, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखना भैया, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करना भैया, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करना, चीजों को समझने का प्रयास करना। इधर यहाँ पर, इधर हम लोग कवि को लिखेंगे, इधर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, इधर हम लोग यहाँ पर कवि को लिखेंगे। हाँ, चलो अब देखो इधर हमने क्या किया, इधर हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे इधर यहाँ पर रचनाकार लिख दिया, रचनाकार लिख दिया, और इधर उसकी रचना लिख दी, इधर उसकी रचना लिख दी। समझना समझना, सबसे पहले कौन आएंगे, तो सबसे पहले आएंगे पिंगल मुनि आएंगे। कौन आएंगे भैया, पिंगल मुनि ने यहाँ पर एक रचना लिखी थी, कौन सी, छंद शास्त्र। तो यहाँ पर छंदा सूत्र कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर याद रखना उसको क्या कहा जाता है, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो छंदा सूत्रम, ये इन्होंने रचना की थी। और ये कब की थी, तो डेट भी आप लोग याद रखना, 700 ईसा पूर्व में की थी, के आसपास लगभग यहाँ पर आती है। इसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, केदार भट्ट आते हैं। कौन आते हैं लाडलो, एक यहाँ पर आते हैं केदार भट्ट। केदार भट्ट की बात करें तो इन्होंने व्रत रत्नाकर, आप लोगों ने देखा भी होगा, व्रत रत्नाकर की यहाँ पर क्या कर दी, रचना कर दी। तो जब भी पूछा जाएगा व्रत रत्नाकर के बारे में, तो व्रत रत्नाकर किसकी, केदार भट्ट की है। कब लिखी गई थी, तो 11वीं सदी में। कब लिखी गई थी भैया, ये 11वीं सदी में लिखी गई थी, जब भी आपसे पूछा जाएगा। तो एक और यहाँ पर आते हैं, कौन भैया, आचार्य जय कीर्ति आते हैं। तो इसको इंपोर्टेंट नहीं है आपके लेवल के हिसाब से, हेमचंद लिखना भैया, आचार्य हेमचंद। हेमचंद की बात करें तो इन्होंने छंदानुशासन लिखा था। कौन सा लिखा, छंदोनुशासन लिखा था। तो यहां पर याद रखना इन्होंने कौन सा लिखा था, छंदो अनुशासन। तो छंदो अनुशासन की अगर हम बात करें तो छंदो अनुशासन इनका मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है। और एक और इनका हेम छंदो अनुशासन, हेम छंदो अनुशासन और छंदो अनुशासन दो हैं भैया। एक है यहाँ पर हेम छंदो अनुशासन, छंदो अनुशासन, तो दो ग्रंथ आते हैं लाडलो, इनके यहाँ पर दो ग्रंथ आते हैं, और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल भैया, छंदो अनुशासन, तो हेमचंद ने ही भाई साहब 2 से 2.5 करोड़ छंदों की व्याख्या की है छंदानुशासन में, ठीक है ना, याद रखना। इसके बाद यहाँ पर अगले व्यक्ति कौन आते हैं, आचार्य क्षेमेंद्र आते हैं। कौन आते हैं भैया, क्षेमेंद्र। ये क्षेमेंद्र जी की जब बात होती तो इन्होंने कौन सा लिखा था, सुब्रत तिलक लिखा था। कौन सा लिखा था, सुब्रत तिलक। सुब्रत तिलक की यहाँ पर इन्होंने क्या कर दी भैया, रचना कर दी। बिल्कुल, ये भी 11वीं सदी की रचना है। सब किसकी भैया, 11वीं सदी की। एक और यहाँ पर याद रखना, एक और यहाँ पर याद रखना भैया, एक और आते हैं कृष्ण भट्ट आते हैं। कौन आते हैं, आचार्य कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट की बात करें तो इन्होंने कौन सा लिखा था, व्रत मुक्तावली। कौन सा लिखा था लाडलो, व्रत मुक्तावली की रचना की थी इन्होंने। इसके बाद यहाँ पर एक और याद रखना, हाँ, आचार्य गंगादास। गंगादास नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसके बाद एक और आप लोगों ने दामोदर मिश्र, पंडित दामोदर मिश्र का नाम सुना होगा, पंडित दामोदर मिश्र। बताइएगा भैया, गंगादास ने यहाँ पे कौन सी रचना, छंदो मंजरी जो रचना है 15वीं सदी की रचना मानी जाती है। मुक्तावली 18वीं सदी की है लाडलो, ये 11वीं सदी की है लाडलो, ठीक है ना। अब देखो गंगादास ने यहाँ पर क्या लिखा, छंदो मंजरी लिखा। क्या लिखा भैया, तो यहाँ पर याद रखना गंगादास ने क्या लिखा था, छंदो मंजरी। छंदो मंजरी ये 15वीं सदी की रचना है भैया। और जब यहाँ पर दामोदर जी आते हैं तो वाणी भूषण की रचना कर देते हैं। ये किसकी कर देते हैं, वाणी भूषण की रचना कर देते हैं। तो ये भी इंपोर्टेंट है आपका। बिल्कुल भैया, वो अलग है भैया, छंदारवण पिंगल रीतिकालीन कवि की रचना है वो, हाँ आने वाली है अभी। ये यहाँ पर संस्कृत वाले थे सब,
ये संस्कृत के यहाँ पर, या हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा के ग्रंथ थे भैया। ये संस्कृत भाषा वाले हैं सब, ये यहाँ पे जितने भी पढ़े हैं संस्कृत वाले। अब थोड़ा हम हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, कृष्ण भट्ट। हाँ सर, व्रत मौक्तिक किसकी रचना है, कौन है भैया ये? व्रत मौक्तिक बेटा यहाँ पर भट्ट शेखर की रचना है, 17वीं सदी में लिखी गई थी। ये भी छंद शास्त्र से संबंधित है भैया। हाउ, चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो यहाँ पर हिंदी भाषा में, अब देखो यहाँ पर आप लोग हिंदी भाषा में और समझ लो भैया, हिंदी भाषा में और समझ लो आप लोग, हिंदी भाषा में और समझ लो भैया, हिंदी भाषा में यहाँ पर और समझ लो आप लोग रचना और रचनाकार। तो जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो एक तरफ यहाँ पर लिख दो रचनाकार और एक तरफ यहाँ पर रचना, और एक किसकी पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा के ऐसे ग्रंथ जिसमें छंदों का यहाँ पर छंद शास्त्र से संबंधित रचना है, उनको भी पढ़ लो भैया। हाँ ठीक है सर, आ गए थे, क्या हो गया भैया? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ डन। अब देखो इसमें यहाँ पर आप लोग कवि लिखना, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कवि लिखना भैया। एक लिखना पद्माकर, वैसे यहाँ पे ज्यादातर आपको रीतिकालीन कवि मिल जाएंगे। पद्माकर की कौन सी है, छंद मंजरी नाम सुना होगा। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, आपने देखा होगा भोला शंकर व्यास की, भोला शंकर व्यास का नाम सुना होगा भैया। तो भोला शंकर व्यास की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या, प्राकृत पैगलम्ब, प्राकृत पैगलम्ब। तो यहाँ पर प्राकृत जो पैगलम है, प्राकृत पैगलम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, सबने पढ़ा भी होगा, सबने पढ़ा भी होगा। एक और यहाँ पे लिख लो राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी की बात करें तो राम नरेश त्रिपाठी आपने पता भी होगा भैया, पद्य रचना की थी। इनकी रचना का नाम क्या है भैया, पद्य रचना। इसके बाद यहाँ पर याद रखना एक और आते हैं परमानंद। कौन आते हैं, परमानंद। तो परमानंद की बात करें तो कौन सा लिखा था भैया, पिंगल पीयूष लिखा था। कौन सा लिखा था लाडलो, पिंगल पीयूष लिखा था, पिंगल पीयूष लिखा था। जैसे केशवदास की रामचंद्र का भी यहाँ पर क्या है भैया, उसको भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है, उसको भी यहाँ पे छंदों का क्या कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा आप यहाँ पे बता सकते हो, आप यहाँ पे बता सकते हो। एक बार यहाँ पे थम्स अप करेंगे सभी विद्यार्थीगण, एक बार थम्स अप करेंगे भैया। हाँ अब हम यहाँ पे देखेंगे केवल वर्गीकरण, हिंदी साहित्य। हाँ बिल्कुल बेटा, ये आप लोगों को पद्माकर की कौन सी छंद मंजरी है, भोला शंकर व्यास की प्राकृत पैगलम है, राम नरेश त्रिपाठी की पद्य रचना है, परमानंद की पिंगल पीयूष है। तो ये किससे संबंधित है भैया, हाँ वो प्राकृत पैगलम वाला है भैया, जो लक्ष्मीधर की आप पढ़ रहे हो, ये छंद शास्त्र वाली है। हाँ अब यहां पर देखना आप लोग, छंद के भेद समझना, छंद के यहां पर भेद समझना आप लोग। देखो वैदिक को छोड़ दो, लौकिक छंद का ही वर्गीकरण हुआ था, और जब यहां पर छंदों का वर्गीकरण हुआ तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि छंदों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में होता है, छंदों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में होता है। तो हम लोगों ने यहां पर समझा कि सर सबसे पहले आप लोगों ने यहां पर समझा होगा, सबसे पहले यहां पर क्या होता है, एक होता है मात्रिक छंद होता है लाडलू, मात्रिक छंद होता है। एक यहां पर कौन सा होता है लाडलू, वाणिक छंद होता है, वाणिक छंद होता है। इसके बाद यहां पर एक बाद में जुड़ गया था, हाँ मुक्त छंद, मुक्त छंद। देखो मुख्यतः पूछा जाएगा तो दो ही है, लेकिन सीधा सीधा आंसर आता है ना, सीधा सीधा आंसर आता है तो फिर तीन ही लगाना पड़ा, छंद के भेद बताओ तीन। लेकिन जब भी यहां पर पूछा जाएगा कि ये बताइएगा जो यहां पर आपके मुख्यतः कितने छंद होते, दो ही थे भैया मुख्यतः। वैसे भी बात करेंगे तो यहाँ पे वार्णिक और मात्रिक ही था। अच्छा पहले मात्रिक नहीं आया, पहले वार्णिक आया था, क्योंकि ये बताइएगा वैदिक संस्कृत में, वैदिक साहित्य में, वैदिक छंद में सबसे पहले क्या थे, गायत्री छंद हो गया, त्रिष्टुप हो गया, अनुष्टुप हो गया। हाँ बिल्कुल भैया,
तो जब भी यहाँ पर हमने पढ़ा तो पहले वर्णिक छंद आए, फिर यहाँ पे मात्रिक छंद आए। मात्रिक छंदों का यहाँ पे प्रयोग ज्यादातर आपका कहाँ रीतिकालीन कवियों की यहाँ पे रचनाओं में देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर मात्रिक की बात करें तो मात्रिक का जो वर्गीकरण है वो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, सुनिएगा। मात्रिक का जो वर्गीकरण है उसको यहाँ पे आप लोग बांट दीजिएगा 3 भागों में। कितने भागों में बांट लो? 3 भागों में। अब हमने यहाँ पर इसके 3 भाग तो कर दिए। कौन कौन से भाग होते हैं सुनिएगा। एक यहाँ पर होता है सममात्रिक, ठीक है ना। एक होता है यहाँ पे अर्ध सममात्रिक होता है, और एक यहाँ पर होता है विषम मात्रिक। कौन सा होता है डाल लो? विषम मात्रिक होता है। अब देखो यहाँ पर सम मात्रिक की अगर हम बात करें तो सम में भी आप लोगों का अलग अलग कंसेप्ट आता है। एक साधारण होता है, एक दंडक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। साधारण होता है, एक यहाँ पर दंडक भी होता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। वैसे सम मात्रिक में यहाँ पर क्या क्या आता है, तो देखो यहाँ पे चौपाई आ गई, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे रोला आ गया, गीतिका आ गया, चौपाई भी इसी में आती है, हरि गीतिका आ गया, हरि गीतिका आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप लोग देख लेना भैया। अर्ध सम्मात्रिक में यहाँ पर क्या होता है लाडलो? अर्ध सम्मात्रिक में यहाँ पर क्या होता है, तो एक आता है इसमें वर्वय आता है, एक वर्वय आता है। एक यहाँ पे कौन सा आता है, इसमें सोरठा आता है। एक यहाँ पे कौन सा आता है लाडलो? दोहा आता है। और एक कौन सा आता है, इसमें उल्लाला आता है। इसके बाद यहाँ पर देखना, इसमें 2 आते हैं आपके। एक तो यहाँ पे कुंडलियां छंद आता है इसमें। एक यहाँ पर कौन सा आता है? छप्पे आता है। कौन सा आता है? छप्पे आता है। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका मामला है, हरदेव बहारी के अनुसार 4 होते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर पढ़ोगे हरदेव बहारी के अनुसार 4 होते हैं भैया। हरदेव बहारी के अनुसार के यहाँ पर कितने होते हैं, तो हरदेव जी के अनुसार अगर बात करें तो 4 भेद माने जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार एक वाणिक व्रत छंद भी होता है। कौन सा होता है? वाणिक व्रत छंद भी होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया सभी का, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया सभी का, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो सममात्रिक में क्या होता है, जिस छंद के चारों चरणों में एक समान वर्ण अथवा मात्राएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है, तो चौपाई, हरिगीतिका आपका हो गया, रोला हो गया आप लोगों का, गीतिका हो गया। अर्ध सममात्रिक जिसमें विषम चरणों में यहाँ पर क्या पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे में समान मात्राएं होती हैं, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका यहाँ पर सम छंद होता है, सम छंद के 2 भेद होते हैं। यहाँ पर आप लोग याद रखना, जैसे सम छंद होता है ना, इसके यहाँ पर 2 भेद अलग से याद करना, अलग से याद करना। इसके वार्णिक के भी 3 ही होते हैं, समवार्णिक, अर्ध समवार्णिक और विषम वार्णिक होता है। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, सम छंद जो होता है इसमें 2 कंसेप्ट होते हैं। एक होता है साधारण और एक होता है दंडक। क्या होता है भैया? दंडक छंद। अब साधारण और दंडक कहते किसको? साधारण का मतलब होता है इसमें 26 तक वर्ण हो और 32 तक मात्राएं हो। तो यहां पर 26 तक वर्ण हो और 32 तक मात्राएं हो, 32 तक मात्राएं हो, तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब जिस छंद के प्रत्येक चरण में 26 तक वर्ण हो, 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 32 तक मात्राएं हो, वो सब यहाँ पे साधारण छंद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे लाडलो? साधारण। लेकिन दंडक ये कहता है कि जिसमें यहाँ पर 26 से अधिक वर्ण हो और 32 से अधिक मात्राएं हो, तो इसमें यहाँ पर 26 से अधिक वर्ण हो, 26 से अधिक वर्ण हो और 32 से अधिक मात्राएं हो, 32 से अधिक मात्रा हो, तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ पर याद रखना, सीधा सीधा यहाँ पर याद रखना, ये दंडक जो होता है ना, दंडक किसे कहेंगे? जैसे कभी कभी सीधा क्वेश्चन आता है ओके डन, कभी कभी यहाँ पे सीधा प्रश्न भी आ जाता है कि ये बताइएगा साधारण और दंडक में अंतर क्या होता है। साधारण ये कहता है कि किसी भी लाइन में, जैसे एक लाइन दी है, इसकी लिमिट है 26, ये 26 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर स्पीड से भगा सकता है वर्णों को। और एक और यहाँ पे लाइन है भैया, वो 32 की से मात्रा से भगा, 26 तक केवल वर्ण होने चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि भाई साहब यहाँ पर मात्रा 32 तक होनी चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा कई बार मात्राएं क्या हो जाती हैं, बढ़ भी जाती हैं भैया,
कई बार मात्राएं यहाँ पर क्या हो जाती हैं, बढ़ भी जाती हैं। तो जब यहाँ पर आपकी मात्राएं 32 से अधिक हो जाएंगे तो उसे दंडक कहा जाएगा, 26 से अधिक वर्ण हो जाएंगे तो उसे दंडक कहा जाएगा, 26 से कम वर्ण रहेंगे या 26 रहेंगे तो साधारण आपका समचंद कहलाएगा, और 32 तक मात्रा होंगी तो भी साधारण कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं बेटा, अभी इंदौर से क्लास ले रहे हैं। यहां तक पूरा मामला क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप करेंगे सभी विद्यार्थीगण। अभी ईएमआरएस का भी आप लोग देना भैया बढ़िया बेहतरीन तरीके से। ईएमआरएस देने जाओ, कोई भी एग्जाम देने जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नेट सेट सब एग्जाम अपन पढ़ेंगे उस लेवल का इस बार। हाँ, मतलब आपके यहां पर देखो, आपके सामने टारगेट है अभी कौन कौन सा। एक तो ईएमआरएस का एग्जाम टारगेट है आपके सामने, जिनकी डेट है फिक्स है, नेट है एक, सेट दिसंबर जनवरी तक ये 3 एग्जाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर आपका सीधा वर्ग 1 आएगा भैया, ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद फिर यूपी पीजीडी टीजीडी भी आने वाला है, केवीएस भी आने वाला है, एनवीएस भी आने वाला है। तो इनको भी मतलब ये मान लो कि 6 से 7 महीने में आप लोग कम से कम 10 एग्जाम दे सकते हो अगर तैयारी अच्छी है तो। और अगर आपका साहित्य मजबूत है तो आप लोग हर एग्जाम को दो। जैसे मान लो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी तो आप सार भी पढ़ लोगे ना, और सार आप लोग जैसे मान लो 10 दिन में भी पढ़ लिया तो भी, क्योंकि एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन नहीं बनते किसी एग्जाम में। आप लोग उठा के देख लो, नेट उठा के देख लो आप, जो आपने फैक्ट पढ़ लिए हैं यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बेटा अभी ऑफलाइन नहीं है, वर्ग 1 का एमसीक्यू ऑल टॉपिक करवा दीजिए यूट्यूब पर। बेटा यहाँ पे वर्ग 1 का पूरा पेपर ही करवा दूंगा मैं, लेकिन ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लें ताकि आप लोग बोलो ना कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो भैया, यहां तक ये मामला समझ में आ गया होगा। इतने एग्जाम आपको देने हैं और देख लेना भैया। बाकी इसके अलावा और भी आते हैं, स्कूल व्याख्याता आता है आपका, एपी आने वाला है। सॉरी, यहाँ पर इन बीच में आपका हो सकता है अप्रैल तक मई तक एपी आ जाए, तो एपी भी आने वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब आप लोग अगर नेट क्वालिफाइड हो, नेट पास हो भैया, तो देखना रास्ते कितने खुल जाते हैं। ना तो डीएड है ना बीएड है, उनका मामला अलग है भैया। अगर नेट क्वालिफाइड हो तो आप यहां पर किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का एपी दे सकते हो। किसी भी राज्य का क्या दे सकते हो? एपी दे सकते हो, एपी दे सकते हो। सिलेबस सेम है भैया। असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी राज्य में जाके बन सकते हो। अगर आपने सेट क्वालिफाई किया है तो केवल जिस स्टेट का सेट है, एमपी का है तो एमपी दे सकते हो केवल। हाँ बिल्कुल भैया। और याद रखना, अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छा ग्रेड पे सबसे ज्यादा सैलरी जो है और सबसे अच्छी जो लाइफ है वो आपकी केवल इसी में है, एपी में ही। या तो वर्ग 1 की जॉब ले लो पीजीटी लेवल की, या फिर आप लोगों को और अच्छा बोला सर नहीं, थोड़ा भौकाल होना चाहिए और थोड़ा लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा अलग टाइप की। गांव में तो बहुत रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करना है थोड़ा, एक्सक्यूज मी वाला, तो केवीएस चले जाओ, एनवीएस चले जाओ। हाँ, आप कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मुद्दा है चलो भैया, ये वाला मामला बहुत अलग है भैया। देखो, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, सीटेट का भी एक अपने आप में रोल होता है भैया। अगर आपने यहाँ पे सीटेट क्वालिफाइड है ना, तो आप यहाँ पर केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, ठीक है ना,
तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल जितने भी एग्जाम आते हैं सेंट्रल लेवल के उन सब में फॉर्म भर सकते हो, सीटेट होना चाहिए। और नहीं सर हमको तो यहाँ पर प्रोफेसर बनना है तो सेट निकाल दो या नेट निकाल दो। हमको सर टीचर बनना है अच्छे लेवल का सेंट्रल में तो सीटेट पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास बीएड होनी चाहिए, तब जाके आप बन पाओगे अच्छे लेवल के टीचर, ठीक है ना। चलो बाकी यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बाकी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आज यहाँ पर कल से हम यहाँ पे छंद पढ़ेंगे। सबसे पहले मात्रक छंद क्या होता है, उसमें यहाँ पर जो चौपाई होता है, रोला होता है, दोहा होता है, सॉरी चौपाई होता है, चौपाई होता है, रोला होता है, गीतिका होता है, हरिगीतिका होता है, इन सबको हम कल पढ़ेंगे भैया। वर्ग एक का ऑफलाइन बैच स्टार्ट करेंगे भैया, लेकिन उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट ही लूंगा केवल मैं। वो बैच रहेगा केवल और केवल यहाँ पर 60 से 70 बच्चों का। हाँ उसमें इस बार ऐसा नहीं, भीड़ नहीं पढ़ानी भैया, 60 से 70 बच्चे यहीं रहो भैया। पढ़ना है एक बार में जॉब लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर हाँ 6 महीने का समय देना पड़ेगा, 5 से 6 महीने का। पढ़ाने की आवश्यकता थोड़ी है तुम लोगों को ज्यादा, ये तुम्हारा भ्रम है, केवल वातावरण का खेल है। वातावरण मिल गया पेपर पास। नेट की कोई एज लिमिट नहीं होती भैया। हाँ वर्ग एक के जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, थोड़ा वेट करें, बैच आएगा हिंदी स्पेशल का। उसमें केवल देखो बच्चे तो आएंगे उसमें हजारों, लेकिन केवल बैच रहेगा 60 बच्चों का। एक ही बैच पढ़ाऊंगा बेटा मैं। हाँ जिनको भी आना है ना एक ही बैच आएगा, और इस बार ये बैच केवल इंदौर में आएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। चलो मिलते हैं भैया रात में 9 बजे। आज के लिए इतना ही। और ये छंद की क्लास आपको कैसी लगी, बाकी अलंकार रात में 9 बजे चल रहे हैं, क्लास है कैसी लग रही है एक बार अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लग रही है, ठीक है ना। हाँ तो आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।